नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार का दंगल। आज बिहार के दंगल में हम बात करेंगे नीतीश कुमार की मुश्किलों की। बात है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ जरूर रहेगा। उनकी तस्वीर का मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी संतुष्टि दे दूं, उनकी मैं तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे ज़रूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें। जितनी आलोचना करनी है मेरी खुल कर करें। मुश्किल में नीतीश कुमार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी में बगावत करने वाले ज्यादातर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन नेताओं में कई पूर्व विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। अब यही निष्कासित नेता दूसरे दलों से और निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं सामने और जदयू के प्रत्याशियों के सामने ताल ठोक रहे हैं और अपनों को ही चुनौती दे रहे हैं। यानी ये बगावत। और दूसरी ओर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जैसे युवा चेहरों के होते हुए नीतीश कुमार के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चुनाव में नीतीश को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। मैं समझता हूँ कहीं जो स्थानीय हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत विचार के बाद ही ये फैसला लिया होगा। और यूँ ही किसी व्यक्ति को ये कह देना कि जो लोग लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं, आज भाजपा उन सब लोगों को पाकिस्तान समर्थक या उनको किसी न किसी तरीके की उंगली उठा करके उन पर प्रश्न सवाल खड़े करने का काम मैं कह नहीं सकता। मगर वो सारी लोकतांत्रिक ताकतें मोदी जी के खिलाफ खड़ी हैं, वो सब राहुल जी के पीछे लामबंद। क्योंकि वो एक बात समझते हैं कि मोदी जी और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं। मैं समझता हूँ कहीं जो स्थानीय हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत विचार के बाद ही ये फैसला लिया होगा। और यूँ ही किसी व्यक्ति को ये कह देना कि जो लोग लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं, आज भाजपा उन सब लोगों को पाकिस्तान समर्थक या उनको किसी न किसी तरीके की उंगली उठा करके उन पर प्रश्न सवाल खड़े करने का काम मैं कह नहीं सकता। मगर वो सारी लोकतांत्रिक ताकतें मोदी जी के खिलाफ खड़ी हैं, वो सब राहुल जी के पीछे लामबंद। क्योंकि वो एक बात समझते हैं कि मोदी जी और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं। बिहार की स्थिति जो समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड काफी मुश्किलों में है। बिहार चुनाव का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो काफी बढ़ता जा रहा है और काफी बढ़ भी गया है। नीतीश कुमार की पार्टी मुश्किल में नजर आ रही, नीतीश कुमार मुश्किल में नजर आ रहे हैं। और जो लोजपा के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। आज मरहूम रामविलास पासवान का 10वां था और बाकी जो 10वें के बाद जो रस्म होती हैं, उन्होंने जो सारी रस्में पूरी की। और गंगा के तट पर तमाम जो माध्यमों से, जो मीडिया के माध्यम, उनसे बातचीत में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए, बल्कि हमले और तेज कर दिए। और 21 तारीख से 2 दिन अभी और वो जो अपने कार्यक्रम रहेंगे, जो संस्कार हैं अपने पिता के, वो करेंगे। कल वो अपने पैतृक गांव जाएंगे पिता की अस्थियों को लेकर। और उसके बाद 21 तारीख से चिराग पासवान पूरी तरीके से ताल ठोक कर मैदान में होंगे, नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे होंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार के खिलाफ उनका जो एक बयान आया है, चिराग पासवान ने एक बेहद रणनीतिक बयान दिया है कि नीतीश कुमार इस बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते। और उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार में लोजपा और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये तमाम समीकरण वहां बदलते नजर आ रहे हैं।
एक तरफ जो बागी हैं वो मुश्किल में डाल रहे हैं, जो दागी हैं जिनको टिकट दिया है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने वो मुश्किल में डाल रहे हैं। बागी, दागी और चिराग, ये तीनों मिलकर जिस तरीके से जो आंतरिक स्थितियां हैं जो गठबंधन की उनको भी एक बदल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान गठबंधन में नहीं है अब, तो स्थितियां देखने वाली होंगी। और आज जो कई हमले उन्होंने किए चिराग पासवान ने, लगातार उन्होंने ये भी कहा कि सुशील मोदी जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जो लोजपा है वो वोट कटवा पार्टी है। इससे उनके मरहूम पिता को निश्चित रूप से उनकी आत्मा को ठेस पहुंची होगी। और सुशील मोदी जी वही हैं जिन्होंने रामविलास पासवान जी के साथ शुरुआती राजनीति में काम किया है, छात्र राजनीति में भी वो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जो अध्यक्ष थे उसमें वो महामंत्री थे, जो स्टूडेंट यूनियन बनी थी पटना में। तो इस तरीके की तमाम चीजें समझ में आई हैं। लेकिन वहां की बिहार की जमीनी राजनीति क्या है, केवल दागी और बागी केवल नीतीश कुमार को नहीं परेशान कर रहे हैं और बीजेपी भी इससे परेशान है। तो स्थितियां देखने वाली होंगी। हम इसी पर बात करने के लिए सीधे पटना चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, जमीनी हकीकत की जानकारी रखने वाले, टीवी और तमाम माध्यमों में काम करने वाले सुजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है के न्यूज के इस खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में। और हम आज नीतीश कुमार की मुश्किलों की बात कर रहे हैं, किस मुश्किलात में बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू के अध्यक्ष अब उन्हें लाज बचानी मुश्किल पड़ रही है। सुजीत जी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा दुर्गेश जी कि इस बार जो है बागी जो है ये परेशानी का सबब बन रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है इसमें पहली बार ऐसा कम से कम देखने को मिल रहा है जहां महागठबंधन या यूं कहे विकल्पों की भरमार है। तमाम विकल्प है यहाँ पे, महागठबंधन है, एनडीए है, पप्पू यादव की और रालोसपा की एक अलग गठबंधन है। तो ये जो इतने सारे गठबंधन है ना, ये गठबंधन जो है इन सारे बागियों के लिए विकल्प बन के सामने आए हैं। हालत ये हुई है कि कोई एक दल जो किसी दल में किसी की आस्था है, अगर वहां टिकट से अगर उसको थोड़ी सी भी नाउम्मीद की किरण नजर आ रही है तो वो दल बदलने में गुरेज नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे दल में आराम से चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने तकरीबन 11 बागियों को टिकट दिया है। इसमें 11 बागियों में 9 भाजपा से हैं और 2 जदयू से आए हैं। मेरे पास कुछ नाम है जिसमें से मैं वो बताऊंगा उसके बारे में। इन बागियों में सबसे बड़े 2 चेहरे हैं बीजेपी के। बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जो बीजेपी में थे वो लोजपा में जा चुके हैं। नोखा से लगातार अपनी जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के कद्दावर नेताओं में रामेश्वर चौरसिया जी जो हैं, जो कि यूपी में सह प्रभारी भी रह चुके हैं, ये लोजपा में जा चुके हैं। मतलब सब्र की परीक्षा ऐसी हो रही है ना कि जो सिपाहीसालार है वो उनकी राजनीतिक आस्था भी जवाब दे जा रही है। उसमें आपको ये बताए तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, रालोसपा का गठबंधन है उसमें 2 बागियों को टिकट दिया है। राजद ने बसपा के और रालोसपा के एक बागी को टिकट दिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता जो रहे हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, श्री भगवान सिंह कुशवाहा और चंद्रशेखर पासवान, उनको लोजपा ने टिकट दे दिया है। रालोसपा ने रणविजय सिंह को टिकट दे दिया है और बीजेपी के अजय प्रताप सिंह को दे दिया है। राजद जो है उसने सुरेश निषाद जो आरजेडी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव थे उनको टिकट दे दिया है। तब कहने का मतलब ये कि ये जो समीकरण जो है ना, तो जहां किसी को भी थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि हाँ यहाँ टिकट नहीं मिल सकती, वो जाने के लिए तैयार है। उसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक आस्था वाली कोई बात फिलहाल मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हाँ विधानसभा चुनाव लड़ना है तो वो दल बदलने से गुरेज नहीं कर रहे। दुर्गेश जी। जी बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक तो राजेंद्र सिंह का नाम लिया। राजेंद्र सिंह वो शख्सियत है, सुजीत जी आप तो जानते ही हैं, वो शख्सियत हैं कि राजेंद्र सिंह, मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी, ये 3 चेहरे एक समय संघ से आए थे और संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक साथ इन लोगों ने काम शुरू किया था। नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं दूसरी बार। मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के प्रभारी रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं और बहुत संघ में बहुत सारा काम किया राजेंद्र सिंह ने। लेकिन राजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। जबकि पिछली बार जैसा आपसे हमारी चर्चा हो रही थी कि वो एक सीएम का, बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा भी हो सकते थे।
तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। रामेश्वर चौरसिया जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, प्रभारी महासचिव, तो रामेश्वर चौरसिया सह प्रभारी थे। इतने इतने बड़े नेताओं को बीजेपी से टिकट नहीं मिला और वो लोजपा में जाकर टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी और एलजेपी के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है जरूर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये आरजेडी की तरफ क्यों नहीं चले गए। ये कांग्रेस का अगर वास्तव में अपने दल से नाराज थे तो एलजेपी के पास क्यों चले गए, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं सुजीत जी, उसके बाद अभी देखने में आया कि उन्होंने अपने पिता की जो त्रयोदश संस्कार है उसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। उन्होंने सूचना भेजी है कि मेरे दुख की घड़ी में वो खड़े हों, और दिल्ली के आवास में प्रधानमंत्री काफी देर तक रहे, उनके कंधे पर हाथ रख के रहे, हालचाल पूछा। और इसके उलट नीतीश कुमार ने यहाँ जो दीघा घाट है वहाँ अंतिम संस्कार या विधानसभा के अंदर भी जब रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर रखा गया तो उसमें भी नीतीश कुमार ने कोई चिराग पासवान या उनकी मां को कहीं कोई ढांढस नहीं बंधाया। ऐसा चिराग पासवान ने कई साक्षात्कार में कहा है कि कम से कम कंधे पर हाथ ही रख देते। तो तल्खियां इस लेवल तक पहुंच गई हैं और स्थितियां बेहद गंभीर हैं। तो जो मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चक्रव्यूह तो नहीं है जिसमें फंसते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए दुर्गेश जी, मैं जैसा आपने कहा चक्रव्यूह, बिल्कुल ये सही बात है। ये कोई ना कोई एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसकी पूरी कोशिश, जो चक्रव्यूह जो पूरी तरह से जो सीएम नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, आज चिराग पासवान का एक और बयान भी आ चुका है कि बिहारी फर्स्ट जो है ये जदयू के लिए गले की फांस बन गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब से लोजपा की कमान चिराग पासवान ने संभाली थी तो उन्होंने फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वगैरह का उन्होंने अपना एक स्लोगन वो किया था। ये उनका कहना था कि ये गले के लिए फांस बन चुका है। जहां तक आपने अभी जिक्र किया, उन्होंने बड़े नेताओं का आमंत्रित किया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को अपने पिता के संस्कार के वक्त जो भी प्रक्रियाएं होती है उसको उन्होंने आमंत्रित किया है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मैं अभी फील्ड में निकल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं उनके दिल में भी कहीं न कहीं ये बात एक कोने में घर कर गई है कि ये कोई न कोई जरूर ऐसी खिचड़ी है जो बीजेपी और लोजपा में पक रही है। इस खिचड़ी से कोई इनकार नहीं। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए मतदाता जो होता है वो ऐसी बात नहीं है कि समीकरण की बातों को नहीं समझता है। सबसे बड़ी बात उसमें ये भी है कि जब तमाम कद्दावर नेता, चाहे राजेंद्र सिंह हो, चाहे रामेश्वर चौरसिया हो, चाहे उषा विद्यार्थी हो, ये जब रातों रात बीजेपी से एलजेपी में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं मतदाताओं के बीच में ये बातें जा रही हैं। सुजीत जी इस छवि को तोड़ने के लिए जो बोचहा की निर्दलीय विधायक थी, जो बाद में अभी बीजेपी में आ गई थी, बेबी कुमारी जो बोचहा की विधायक है, निर्दलीय जीती थी चुनाव, बीजेपी में शामिल हुई थी। इस बार ये जो बोचहा की सीट है ये वीआईपी के खाते में चली गई, सहनी खाते में चली गई। तो इस पर काफी वो फूट कर रोई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि सहनी ने ये टिकट 3.17 करोड़ में बेचा है और वो भी एलजेपी का टिकट लेकर आ गई थी बेबी कुमारी। जो इस तरीके की जो लगातार बीजेपी के नेता एलजेपी के टिकट लेकर चुनाव मैदान में कूद रहे थे, तो इस छवि या इस चर्चा को कहीं विराम लगाने के लिए बीजेपी ने अब बेबी कुमारी को मना लिया है और उन्होंने एलजेपी का टिकट वापस कर दिया है। अब कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल या कहीं ना कहीं इमेज के रूप में इसे किस तरह देखेंगे सुजीत जी? दुर्गेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो मेरे पास सूचना है कि बेबी कुमारी ने अपना सिंबल जो था वो वापस कर दिया था। देखिए डैमेज कंट्रोल की जहां तक बात है, डैमेज कंट्रोल की बात दुर्गेंद्र जी वहां पे सामने आती है जब तमाम ये जब जिस पार्टी पे आरोप लग रहा है कि हाँ आर्थिक खिचड़ी पक रही है, वो कम से कम टिकट के अलावा इन सब चीजों पर जरूर बोलते। हालांकि बोलने के बाद से उनकी जो क्रिया हो रही है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के रूप में आ रही है। वो जब भी कुछ बोल रहे हैं तो चिराग भरपूर तरीके से उसका प्रतिक्रिया कर रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। चिराग के ऊपर जब बोला गया था, आपको याद होगा कि वोट कटवा पार्टी है लोजपा, तो चिराग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया था, इनफैक्ट दिया है कि आप उनसे कह दीजिए, दैट मीन्स उनका कहना था कि बीजेपी कि अगर जदयू के एलिगेशन में, जदयू के साथ अलायंस में अगर वो
सरकार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी सीट कम होगी तो मेरे से संपर्क ना करेंगे। ये आप देखिए बहुत बड़ी बात है। इसमें चिराग जो है पूरी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह से खुल के एकदम मैदान में उतरे हैं और मैदान में उतर के वार पे वार किए जा रहे हैं। उनका पहला जो है प्राइमरी वार जो है वो जदयू और सीएम नीतीश के आसपास घूम रहा है। दूसरा वार जो है सुजीत जी चिराग पासवान जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, हम लगातार उनके तमाम बातों को सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं और सारी चीजों को अपनी चीजों को सामने रख रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि पापा कहा करते थे कि शेर का बच्चा है जंगल चीर कर निकल जाएगा। ये बात बार बार इस बात को कहते हैं, शेर का बच्चा है जंगल चीर कर निकल आएगा। इस पर सुजीत जी चर्चा होगी। एक ब्रेक के लिए रोकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ जरूर रहेगा। उनकी तस्वीर का मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी संतुष्टि दे दूं, उनकी मैं तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे जरूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें, जितनी आलोचना करनी है मेरी खुलकर करें। तस्वीर का मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी संतुष्टि दे दूं, उनकी मैं तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे जरूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें, जितनी आलोचना करनी है मेरी खुलकर करें। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और बिहार का दंगल लगातार जारी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं नीतीश कुमार के। अभी जो शुरुआती स्थितियां हैं वो देखने में नजर आ रही हैं कि अपने लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से जबरदस्त तरीके से। कभी राणा जैसे लोग नीतीश कुमार का झंडा उठाकर मगध में झंडा बुलंद किया करते थे और मगध की लड़ाई को जितवाने में रामजतन सिन्हा जैसे लोग बहुत अग्रणी भूमिका निभाते थे। इस बार टिकट कट गया रामजतन सिन्हा का तो उन्होंने विरोध का झंडा उठा लिया, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन ये प्रण कर लिया है कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, सत्ता से उतार कर रहेंगे नीतीश कुमार को। सुजीत बाबू, अगर देखा जाए स्थितियों को तो अब क्या इस पूरे परिदृश्य को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि हम जो देख रहे हैं चिराग पासवान को बेहद मंझे हुए नेता की तरह, बहुत सहेज के, बहुत संभल के, एक एक जो शब्द कह रहे हैं वो बात अपनी पूरी दे रहे हैं, मैसेज बहुत कड़ा दे रहे हैं, लेकिन शब्दों का चयन, जैसा वो कहते हैं सुशील मोदी के लिए उन्होंने कहा कि भाई कम से कम शब्दों का चयन तो अच्छा करिए, वोट कोटवा पार्टी मत करिए, मेरे मरहूम पिता की आत्मा को कष्ट पहुंचता होगा। और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले उन तमाम करोड़ों लोगों को भी धक्का लगता है कि एक सामाजिक न्याय के बड़े नेता के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि आप उनके मित्र हैं। तो इस तरीके की स्थितियों किस तरीके से जो चिराग पासवान हैं वो बहुत ही सलीके से, बड़ी साइदगी से अपनी बातों को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बार बार इसी बात को कहते हैं कि पिताजी कहा करते थे कि शेर का बच्चा जंगल चीर कर निकलता है। तो वो 21 तारीख से ये जो चुनावी जंगल है, हम यहाँ कार्यक्रम दंगल का कर रहे हैं, लेकिन वो चुनावी जंगल को चीरने की बात कर रहे हैं। 21 तारीख से चिराग पासवान मैदान में होंगे। उस तस्वीर को जरा सोचिए अपने जहन में और फिर जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुजीत जी। दुर्गेन जी, ये बिल्कुल सही बात है। चिराग ने कहा था कि शेर का बच्चा जंगल चीर के आएगा, गिरड़ होगा तो वहीं मारा जाएगा। ये बातें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से की थी। ये इन बातों का एकमात्र और सीधा टारगेट आप समझ लीजिए कि वो इस पूरे चुनाव को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं, वो बहुत ही विस्तृत तरीके से इसको ले रहे हैं और मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी तक जो लोजपा का जो स्टैंड रहा है, चाहे प्रत्याशियों को चयन में लेके या फिर अपने स्टैंड को लेके, चाहे जितनी भी कमेटियां स्टैंडिंग उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, बातें की, फिर संसदीय दल की बैठक हुई, जो उनका फीडबैक मिला, फिर जो शुरू से वो कहते रहे कि नहीं हम 143 सीट पे उतरेंगे तो उतरेंगे, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे लेकिन जदयू के अगेंस्ट जाएंगे। तो शुरू से जो जिन चीजों को चिराग पासवान ने कहा है उस पे वो अभी तक पूरी तरीके से खरे उतरते नजर आ रहे हैं और वो पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं।
इनफैक्ट उन्होंने, जैसे आपने जिक्र किया, मैं भी ये भी कहने वाला था, उन्होंने कहा कि 21 तारीख के बाद फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। उन्होंने इसके साथ जदयू पर भी वार किया कि जदयू इस बार दहाई में नहीं आने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम को रोज बीजेपी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो कठिन दौर में उनके साथ खड़े रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके पिताजी होते तो इतनी अच्छी बातें जो कही जा रही है उनके बारे में, वो खुश नहीं होते, क्योंकि पार्टी माँ के जैसी होती है। और अगर कोई आपकी माँ के बारे में ऐसा कुछ कहे तो कैसा लगेगा। मिला चिराग पासवान को जिस तरीके से रामविलास पासवान, जो कि अब दिवंगत हो गए हैं, पेश करना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है अभी हाल फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान बिल्कुल उसी उम्मीद पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। सुजीत जी, चिराग पासवान एक अभिनेता भी रहे हैं, एक अभिनेता भी रहे हैं। इस समय चूंकि बहुत ही पीड़ा में है, कष्ट में है, इसलिए कोई उस तरह की बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अभी पिता खोया है, एक वट वृक्ष, एक संरक्षण उन्होंने खोया है। लेकिन वो मुझे लगता है, जो मैं देख पा रहा हूं, कि एक बहुत ही संजीदा और संवेदनशील इंसान भी हैं वो, ऐसा उनकी बातचीत से लगता है। और बड़े ही मतलब अदब से लोगों से बात करते हैं। वो एक तरीके से उनकी जो परवरिश हुई है वो शहरों में हुई है। वो बिल्कुल ये कहिए कि रामविलास पासवान के घर पैदा हुए, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, तो वो कहते हैं इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो शोषित पीड़ितों के प्रति उनकी बात है, वो ये भी बात करते हैं कि दलित को महादलित और दलित में बांट दिया, पिछड़े को अति पिछड़े और पिछड़े में बांट दिया। वो कह रहे भैया, मेरे पिताजी कहा करते थे कि गरीब एक जाति होती है, सिर्फ और सिर्फ गरीब। उसमें चाहे अपर कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट हो, चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, गरीब एक कास्ट होती है, उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। तो एक सोच भी बिहार के लोगों को दे रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है सुजीत जी, उनकी बातचीत में अब तक दिखी है, क्योंकि अभी कैंपेन को निकले नहीं, लेकिन बहुत सारा कैंपेन वो बैठे बैठे अपने पिता के क्रियाक्रम, जो 13 दिन का सिस्टम होता है, वही लगातार वो भी करते जा रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं। बड़े बड़े जो कैंपेनर हैं उनसे कहीं ज्यादा चुनावी माइलेज वो ले चुके हैं अब तक चिराग पासवान, और हर दिन कुछ ना कुछ उनके पास नया रहता है। लेकिन इन सब सारी चीजों के बीच ना उनके हमले कांग्रेस की तरफ हैं, ना उनके हमले तेजस्वी यादव की तरफ हैं। मतलब ये पूरा कार्नर एक तरीके से छोड़ रखा है उन्होंने किसी भी संभावना के लिए कि अगर कोई विकट या दुरूह राजनीतिक परिस्थिति बनती है चुनाव के बाद, तो उस पर क्या वो जा सकते हैं, एक मेरा पहला सवाल। दूसरा, आज ही उन्होंने इस बात को कहा है कि अच्छा होता कि एलजेपी की तरह बीजेपी भी अलग लड़ती और जेडीयू भी अलग लड़ती, तो सबको पता चल जाता कि कौन कितने पानी में है, और उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते, चुनाव के बाद किसी गठबंधन की बात कर लेते। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, हालांकि अगले शब्द में उन्होंने कहा बीजेपी को इससे और फायदा होता और मजबूती के साथ में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने की स्थिति में आता अगर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नहीं लड़ रही होती। इसी दौरान अमित शाह ने कल एक इंटरव्यू दिया, उनको बार बार ये कहना पड़ा कि नहीं चिराग पासवान को पूरा हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ स्थितियां रही, नहीं हो पाया। लेकिन अमित शाह ने बहुत बचा के, बहुत चीजों को संभल के, बिल्कुल एक एक कदम फूंक फूंक कर इस मसले पर बातचीत की है। तो अब चिराग पासवान बेहद इंपॉर्टेंट हो गए बिहार की राजनीति में, सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की है। सुजीत जी, देखिए दुर्गेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आप शुरू से अगर गौर करें, जितने भी चिराग पासवान के बयान आए हैं वो पूरी तरह से अटैकिंग रहे हैं जदयू और नीतीश कुमार के ऊपर। ये पूरी तरीके से आप उस चीज को देखिए, आप उनके हालिया बयान हो या पहले के कई बयान हो, इसमें आप देखेंगे बहुत अटैकिंग रहे हैं। वो एकदम उन्होंने एकदम खुला खेल फरूखाबादी की तरफ एकदम अटैक किया है, जहां तक पहली बात है। दूसरी बात ये कि आपने एक और जिक्र किया, मैंने भी कल वो इंटरव्यू देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, उन्होंने बहुत सलीके से बचाव किया था। लेकिन इन सब से इतर ये भी सवाल उठता है कि बचाव ही अगर करना है तो फिर चिराग जो है इस तरीके की बात करके कि सुशील कुमार मोदी के ऊपर और प्रकाश जावड़ेकर जी का भी बयान आया था कि वोट कटवा पार्टी के ऊपर, ये बचाव और वोट कटवा ये कुछ समझ में नहीं आता है ये, क्योंकि आप एक तरफ से आपकी पार्टी के नेता अगर वोट कटवा करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जो है बहुत सलीके से उसका बचाव करते हैं, तो ये थोड़ी सी राजनीतिक जो है ये सांप सीढ़ी का खेल मुझे ऐसा लगता है। जहां तक दूसरी बात आपने कही कि चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान को मैं जहां तक मैं जानता हूँ ना, चिराग पासवान को जहां तक मैंने रीड किया है, चिराग पासवान इस वक्त जब उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां अलग अलग लड़की अगर चुनाव में जाती जनता के बीच में,
पता चलता। दैट मीन्स उनका ये कहना था, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप आइए हमारे जनता के बीच में, और जनता देख रही है कि अगर आप इंडिविजुअल अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो कौन आपको ज्यादा पसंद करता है। इसमें चिराग पासवान जो राजनीतिक कद होता है उसको मापने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दुर्गेश जी, कि बीजेपी का कैडर वोट ठीक ठाक है बिहार में, और बीजेपी की स्ट्राइकिंग रेट बिहार में कमोबेश मिला जुला के ठीक रहती है। जहां तक जदयू की बात है, तो जदयू का परफॉर्मेंस तब बेहतर जाके सामने आता है जब जदयू किसी के साथ लड़ती है, या वो बीजेपी के साथ रहे, या पिछली बार राजद के साथ उसका महागठबंधन था उसके साथ रहे। जदयू अकेले लड़ती तो चिराग, निश्चित है कि अगर चिराग की सीट अगर उनसे ज्यादा आती तो चिराग ज्यादा उस पर अटैकिंग होते। लोजपा की जहां तक बात है तो आप देख सकते, जैसे बीजेपी का, आरजेडी का और जदयू का कैडर वोट है, लोजपा का ठोस जो अपना वोट बैंक है वो 5% के करीब है, जो कि ठोस है। वो ये जो बातें कहना कि आप चुनाव में आइए और अलग अलग हम लड़ लेते बेहतर होता है, ये राजनीतिक कद को मापने का एक तरीका हो सकता है। चिराग की नजरों में वो ये देखना चाहते होंगे कि जनता जो है अगर तीनों लड़ रहे हैं तो किसको ज्यादा पसंद करती है, और जाहिर सी बात है अगर उसमें लोजपा अगर ज्यादा एडवांटेज में रहती तो निश्चित है कि लोजपा अपने तरीके से बैटिंग करने के लिए स्वतंत्र रहती। दुर्गेश, बिल्कुल ठीक है सुजीत जी। लेकिन जो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही स्ट्राइक रेट की, स्ट्राइक रेट जो है, इस समय आईपीएल भी चल रहा है, वहां भी स्ट्राइक रेट को लेकर खिलाड़ियों में होड़ चल रही है कि किसका स्ट्राइक रेट सबसे जबरदस्त होता है। और बिहार का चुनाव भी है, दोनों का नतीजा भी एक ही दिन आना है, आईपीएल का फाइनल भी उसी दिन है और बिहार के चुनाव का फाइनल भी उसी दिन तय होगा। तो वास्तव में ये जो रेस है, जेडीयू, एलजेपी या बीजेपी, इनके बीच स्ट्राइक रेट की रेस है। और यही रेस उधर जो महागठबंधन की तरफ है कि कांग्रेस का क्या स्ट्राइक रेट रहता है, उसका महागठबंधन का जो प्रमुख सदस्य है आरजेडी, उसका क्या स्ट्राइक रेट रहता है। तो हम लोग स्ट्राइक रेट देखेंगे और आगे इस पर लगातार, इस बिहार के चुनाव पर जो हमारी चर्चा, हमारा खास कार्यक्रम, ये लगातार इसी समय पर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी हमसे हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस कार्यक्रम में बिहार के दंगल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ जरूर रहेगा। उनकी तस्वीर का मैं मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी संतुष्टि दे दूं, उनकी मैं तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे ज़रूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें, जितनी आलोचना करनी है मेरी खुलकर करें।